भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इससे पहले किन किन चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं एक बार ये चीज़ देख लेते हैं। हमारी अभी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट का अपन अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार पढ़ रहे थे। तो प्रकार में हमने रेखीय पढ़ा पहले और शाखीय पढ़ा। तो रेखीय स्किनर ने दिया था और शाखीय क्राउडर ने दिया था। ये पढ़ चुके हैं और 1954 में इनका वो हुआ था। तो उसी प्रकार से जो आपके सिलेबस में जो तीसरा था वो था CAI, जो आपके सिलेबस में है कंप्यूटर सहायता अनुदेशन यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर सहायता अनुदेशन। अब ये होता क्या है? ये कंप्यूटर नाम से आप ये चीज़ तो जानते हो, कंप्यूटर है क्या चीज़? आपको सबको मालूम है, सभी जानते हैं। ऑनलाइन क्लासेस है अपन आजकल जो पूरा भी जो चीज़ चल रही है सब कंप्यूटर की सहायता से ही चल रही है। तो क्योंकि ज़माना है वो ऑनलाइन का है, ये सभी को मालूम है, सभी अच्छे से विदित हैं इन चीज़ों से। और जो अपन कंप्यूटर जानते हैं तो क्या है, कंप्यूटर आज शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग हो या फिर व्यवसाय वाले हो, चाहे कुछ भी हो, सभी में अब कंप्यूटर यूज में आता है। बिना कंप्यूटर के कोई काम अब संभव नहीं है। मतलब ये हो चुका है कि कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं कर सकते। जितने भी काम चल रहे हैं तो मतलब 10 आदमी 20 आदमी का काम अकेला कंप्यूटर भी संभाल सकता है, कर सकता है, क्योंकि इसमें पूरा डाटा स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ होती है। आप कंप्यूटर बारे में काफ़ी अच्छा जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन इसी प्रकार से कंप्यूटर सहायता अनुदेशन यानी जो अपन अनुदेशन पढ़ रहे हैं, सूचना देना, तथ्य देना, किस प्रकार से अध्ययन करना, यानी अभिक्रमण छोटे छोटे पदों में अध्ययन करना, कैसे करना। तो इसी में कंप्यूटर सहायता अनुदेशन ये है। तो इसमें है अपन का CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब इसमें किन चीज़ों का अध्ययन होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। मतलब इसमें क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या चीज़ काम में आती है क्या नहीं आती है। तो ये जो कंप्यूटर सहायता अनुदेशन है तो ये विद्यार्थी और शिक्षक दोनों नियंत्रित अनुदेशन है। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का ही यूज होता है और दोनों ही इसमें प्रमुख अनुक्रिया करते हैं। तो इसमें वही बात है कि जो ये अनुक्रिया होती है, जो ये कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, तो इसमें ये निर्देशन का कार्य भी करता है। क्या करता है? निर्देशन का कार्य। और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रयोग शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? इस अनुदेशन का प्रयोग क्यों है कि शिक्षक और छात्र के लिए कैसे उपयोगी है, इसमें कैसे अध्ययन होता है। तो इसमें भी वही है, जैसे कि हम छोटे छोटे पदों का अध्ययन पढ़ रहे हैं तो इसमें वही छोटे पदों का अध्ययन होता है। इसमें पद छोटे भी कर सकते, बड़े भी कर सकते, लेकिन इसमें कंप्यूटर की सहायता से ही होता है। मतलब इसमें एक बच्चा नहीं होते, सारे बच्चे भी इसमें कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, 6-7 बच्चे एक साथ में इसमें अनुदेशन का कार्य कर सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर जो अनुदेशन है इसमें फीडबैक भी हैंड टू हैंड मिल जाता है बच्चे को। मतलब बच्चा इसमें गलती करता है तो फट से उसको अपनी गलती का भी पता लग जाता है। तो कंप्यूटर अनुदेशन का यही फायदा है कि बच्चे को इसमें अपनी गलतियों का पता लग जाता है, उसकी सही है तो सही का पता लग जाता है और फटाफट उसके काम हो जाते हैं और वो इससे सीखने में उसको ज़्यादा उपयोग होता है। अब अपन देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अनुदेशन का क्या फायदा है और क्या उपयोग है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, शिक्षा में कैसे प्रयोग करते हैं। तो अब ये कंप्यूटर अनुदेशन पहला है तो कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, इसको तो समझ लिया है हमने, मतलब और दो अपन अनुदेशन पढ़े हैं। तो उसमें अपन ने यही पढ़ा, छोटे पदों का अध्ययन है, बच्चा इसमें सक्रिय अनुक्रिया करता है, उसको फीडबैक भी मिल रहा था, स्वगति का अध्ययन है। तो इसमें भी सारी चीजें हैं, यानी कंप्यूटर अनुदेशन में भी स्वगति का अध्ययन है, बच्चा अपनी गति से कर सकता है। प्रश्न क्वेश्चन उसमें मान लो फीडबैक इसमें पुनर्वलन इसमें मिलेगा और अनुक्रिया मतलब शिक्षक की ना दोनों की अनुक्रिया भी इसमें है। तो कंप्यूटर सहायक जो अनुदेशन है इसमें भी यही चीज है, लेकिन इसमें एक माध्यम क्या है, कंप्यूटर है। उसमें क्या था, उसको पुस्तक के द्वारा भी कर सकते थे, कागजों के माध्यम से भी थे, लेकिन ये पूरा कंप्यूटर पे मतलब इलेक्ट्रिक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये सहायक है और कैसे सहायता करता है, इसे कैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इसमें है पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराना। अब कंप्यूटर शिक्षा में कैसे प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग करना है, तो पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराना। तो पृष्ठभूमि का कैसे होगा, किसी उपकरण एवं विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान को आसानी से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के द्वारा विद्यार्थी को अधिगम हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है। जो विषय वस्तु वगैरह है कंप्यूटर आधारित मतलब पूर्व ज्ञान है, उस पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराने, पुराने ज्ञान को नए से जोड़ने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से विषय वस्तु को
शिक्षक के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से इस चीज़ को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार से देख रहे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का प्रयोग शिक्षा में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब हम इसका कर चुके हैं कि जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका मतलब क्या है कि बालक को सिखाना, कैसे भी बालक सीखे उसका ज्ञान स्थायी हो। तो अनुदेशन का मतलब यही है कि बच्चे को किस प्रकार सिखाएं, कैसे ना सिखाएं। तो हम लोग पहले भी देखिए साथी समझा, तो उसमें पूरी प्रोसेस ये थी कि उसको या तो इलेक्ट्रिक माध्यम से कर लो या वैसे कर लो, यानी शिक्षण मशीन का जो प्रेसी ने प्रयोग किया था 1925 में, उन्हें शिक्षण मशीन का किया था। तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि शिक्षण मशीन मतलब ये था कि बालक को उसको तकनीकी के ज्ञान के साथ उसको कैसे दिया जाए, वो ज्ञान स्थायी कैसे रहे, बालक ज़्यादा कैसे सीख सके। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो अब जो कंप्यूटर अनुदेशन का पढ़ रहे हैं, जो तीसरा जो अपन देख रहे थे सिलेबस का तीसरा पॉइंट था ये, वो अनुदेशन के प्रकार में। तो इसमें यही था कि इसमें अब कैसे प्रयोग करेंगे हम शिक्षा में, कि पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराना। पृष्ठभूमि कौन सी, अब इसमें मैंने लिखा है किसी प्रकरण एवं विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान को आसानी से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के द्वारा विद्यार्थी को अधिगम हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब इस तरह ये है कि किसी प्रकरण, अब किसी प्रकरण का मतलब क्या है, कोई भी टॉपिक हो, है ना, और विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान को, जो विषय वस्तु का पहले का ज्ञान है जो बालक ने जैसे कि कोई और कक्षा में पढ़ा हो, फिर वो नई कक्षा में आया हो, तो अपन जो भी बुक्स होती है वो पिछले उससे जुड़ के आगे बढ़ती जाती है। हम लोगों को भी मालूम है कि वो ज्ञान थोड़ा वैसा रहता है, उसके बाद वो संपूर्ण ज्ञान में धीरे धीरे करके उसमें टॉपिक चेंज होते जाता है, थोड़ा सरल से कठिनाई के स्तर में वो बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार विषय वस्तु में जो पूर्व ज्ञान होता है उसको कंप्यूटर साइंस के द्वारा विद्यार्थी अधिगम हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कि बालक बहुत अच्छे से सीख जाए और कंप्यूटर के माध्यम से उसको समझाया जा सके। तो इसलिए इसमें ये होता है कि पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराना, जो शिक्षा में प्रयोग है इसका, तो वो ये कि जो पृष्ठभूमि पहले की है उसको उसके द्वारा उसको सिखाना। फिर है निदानात्मक शिक्षण करवाना। अब निदानात्मक शिक्षण ये है कि विषय वस्तु पूरी एक साथ में नहीं प्रयोग कर सकते, तो जो अपना अभिगम अनुदेशन चल रहा है तो उसमें छोटे छोटे फ्रेमों के माध्यम से, पदों के माध्यम से समझाना था, बच्चों को सिखाना था। तो इसमें यही है छोटे छोटे फ्रेम के पाठ्य वस्तुओं को विद्यार्थी को प्रस्तुत कर उसका स्व अधिगम कराया जा सकता है। मतलब एक बड़े से उसमें अगर बालक को सिखाना है, उसको स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करना है, तो उसको मतलब जो भी जो बड़ी चीज़ है, विषय वस्तु जो बड़ी है, टॉपिक्स बड़े हैं, तो उनमें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए और बच्चों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर उनको उसमें से प्रश्न बनाकर, यानी कैसे कैसे बहुविकल्पी प्रश्न देकर उनको उसके माध्यम से समझाया जाए। तो इस हिसाब से बच्चा अपने जो भी है स्वगति सीख सकता है और अपनी समस्याओं का उसमें निदान भी वो कर सकता है। अगला टॉपिक में तीसरा है पुनरावलोकन की क्षमता का विकास करना। पुनरावलोकन मतलब खुद का अवलोकन बच्चा कैसे करे, दोबारा से उस चीज़ को कैसे पढ़े, मतलब जो चीज़ की पढ़ी हुई है उसका अवलोकन कैसे कर सकता है, उस क्षमता का विकास कैसे करता है। जैसे कि जो कंप्यूटर में होता है, अगर बच्चा प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो कंप्यूटर उसके माध्यम से उसको जल्दी से उसमें पता लग जाता है, गलत आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको बता देगा कि तुम्हारा ये आंसर गलत है। तो इसमें बच्चे को गलती अपनी पता लग जाती है, तो इससे बच्चा अपनी आपका पुनरावलोकन कर सकता है और देख सकता है कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की। तो इसमें यही है कि इसकी क्षमता का विकास होता है। अब यही है कि इसके माध्यम से कैसे कर सकता है कि मतलब कंप्यूटर उसको सही उत्तर के लिए निर्देश देता है और फिर बालक क्या करेगा, इसमें उत्तर सही करता है और उसकी पुनरावलोकन क्षमता का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से यही है कि बच्चा इसमें अगर लिख सकते हो उनकी क्षमता का विकास करना है कि बालक के या विद्यार्थी के गलत उत्तर देने पर कंप्यूटर उसको निर्देश देता है सही उत्तर देने के लिए। तो कंप्यूटर तो बता देता है कि गलत उत्तर है या सही उत्तर है, तो बालक को, विद्यार्थी को, जो भी सीखने वाले हैं, तो उनको पता लग जाता है कि मैंने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। तो कंप्यूटर गलत आंसर को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो देता है, तो अपने आप ही सही उत्तर की तरफ बढ़ता है, वो देखता है कि हाँ मेरा ये आंसर सही है। इससे ये होता है कि उसको पुनर्वलन मिल जाता है, उसको अवलोकन करने की क्षमता विकसित हो जाती है उसमें कि हाँ गलत क्या था, सही क्या था, वो उस कार्य को खुद कर सकता है।
तो ये सारी चीज़ उसमें हो जाती है। अब हमने देख लिया इसके प्रयोग पूर्ति कैसे करते हैं शिक्षा में। अभी इसका अपन और पॉइंट देता है, लेकिन अपन के 3 पॉइंट हुए हैं और अपन आगे भी और पॉइंट देखते हैं। तो इसमें यही है कि अब देखिए पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराना, निदानपूर्ण शिक्षण करवाना और पुनरावलोकन की क्षमता का विकास करना। आप इन पॉइंटों को लिख सकते हो और अपन आगे इसका और पॉइंट देखते हैं। तीन हो गए पॉइंट। अब चौथा है पुनर्वलन प्रदान करना। अब पुनर्वलन तो मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ शब्द को कि क्या होता है पुनर्वलन, क्या नहीं होता है, कि बालक को अपनी गलतियों का एहसास होना, उसको अपनी गलती का पता लगना। तो इसमें कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन में विद्यार्थी को सही उत्तर देने पर कंप्यूटर द्वारा सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है। सकारात्मक मतलब कि उसने अच्छा करा या गलत करा। और क्या होता है कि जैसे कि पुनर्वलन प्रदान करना मतलब पुनर्वलन यानी सकारात्मक नकारात्मक, अपने 2 प्रकार पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है जब बालक कोई प्रश्न का उत्तर देता है जो फ्रेम में से पढ़कर फिर भी क्वेश्चन में उत्तर देता है, अगर वो गलत उत्तर देता है तो कंप्यूटर उसको अगर सही देगा तो कंप्यूटर क्या करेगा सकारात्मक पुनर्वलन लेगा। तो अगर वो सही दे देगा तो वो उस फ्रेम से दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ के दूसरे पे आ जाएगा, पहले को छोड़ के दूसरे पे आ जाएगा। अगर उसी आंसर को वो गलत देता है तो कंप्यूटर उसको बता देगा कि ये गलत है और वो उस पर पुनः विचार करे और पुनः उसको सही करे। कंप्यूटर निर्देश देता है, गलत को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो पुनर्वलन प्रदान करता है कैसे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का। लेकिन उसमें यह है विद्यार्थी को खुद ही क्रिया करता है, स्वगति कर रहा है, खुद अपनी आप कर रहा है, खुद सक्रिय है, उसकी खुद की अनुक्रिया है। तो उसमें गलत सही का पता लग जाएगा तो बालक को पुनर्वलन मिल जाएगा। और पुनर्वलन मिलने से क्या होता है, बालक की जो क्षमता होती है कार्य करने की, वो जो उसकी रुचि होती है उसमें, तो उसमें और प्रभावित होता है। अगर सही होते जाएंगे तो उसको सकारात्मक पुनर्वलन मिलता जाएगा, यानी बहुत अच्छा कर रहा है तो वो आगे बढ़ता जाता है स्टेप बाय स्टेप। और अगर उसमें नकारात्मक करता है तो दोबारा से उसी क्वेश्चन पे आकर उसको दोबारा से उसका आंसर देना होता है। कंप्यूटर निर्देश देता है उसको कि तुम इसको सही करो। तो ये होता है पुनर्वलन। मतलब जो कंप्यूटर साइंस अनुदेशन है इसमें यही है कि इसमें बालक को साथ के साथ ही पुनर्वलन मिलता जाता है, उसको अपनी गलत और सही दोनों चीज का पता लग जाता है। तो इसमें शिक्षा में यही है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या जाता है कि जिससे बालक अपनी सारी क्रियाओं को समझ ले और उनको पूर्ति करे और अपने में सुधार कर ले। अब अगला पॉइंट है इसका शिक्षा में उन्नति का आकलन करना। ये 5वां है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर जो सहायता अनुदेशन है CAI है हमारा कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरेक्शन, इसमें यही है कि इसमें शिक्षा में कैसे प्रयोग करें और कैसे हो। तो शिक्षण में उन्नयन का आकलन करना। तो आकलन कैसे होगा, तो आकलन कैसे होगा ये चीज बताइए कैसे होगा शिक्षा में। मतलब तो कंप्यूटर सही गलत का बता रहा है, तो जो शिक्षण के उद्देश्य है बालक इसमें क्या तुरंत मूल्यांकन करने के लिए इसमें क्या करेगा, जितना सीखा है उसका तुरंत ज्ञान हो जाता है। तो विद्यार्थी स्वगति से अध्ययन करता है, स्व मूल्यांकन करता है, तो उससे क्या होता है ज्ञान उसका स्थायी हो जाता है। मतलब इसमें शिक्षा में क्या करेगा, वो जो विषय वस्तु पढ़ी है उसने जो चीज पढ़ी है तो उसमें क्या करेगा, उसको उन्नति के लिए उन्नति कैसे होती है, उन्नयन का आकलन है, उसकी उन्नति का आकलन कैसे होगा, उसका मूल्यांकन हो जाएगा, सही गलत का पता लग जाएगा, उसकी गति कितनी है उसका पता लग जाएगा, उसका कितनी समय उसका लग रहा है उसमें उसका पता लग जाएगा। तो बालक इसमें पूरी चीज को कर लेगा तो उसको अपना ज्ञान भी उसका स्थायी होता है, इसलिए तो कर रहा है तो उसका ज्ञान स्थायी होगा। तो 5 उद्देश्यों की पूर्ति हो गई इसमें। किस प्रकार से 5 प्रकार हो गए उनके, अपन एक बार और देख लेते हैं 5 प्रकार कौन कौन से हुए थे। एक तो था पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध कराना, दूसरा था अपन का निदानात्मक शिक्षण, तीसरा था पुनर्वलन क्षमता का विकास, चौथा पुनर्वलन और 5वां है शिक्षण में उन्नयन का आकलन। तो हमने देख लिया 5 उद्देश्यों की पूर्ति होती है इसमें, ठीक है। अब उनका शिक्षण में उन्नयन का आकलन करना, पुनर्वलन प्रदान करना, मूल्यांकन करना और अपनी उन्नति का पता लगाना, कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो हमारा ये हो गया कंप्यूटर साइंस फाउंडेशन का शिक्षा में प्रयोग। अब ये सारी चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि शिक्षा में इसका इतना प्रयोग है, निदानात्मक है, पुनर्वलन है, पुनरावलोकन है, ये सारी चीज में है। जब बच्चा इसमें मूल्यांकन कर सकता है, फीडबैक उसको तुरंत मिल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस जो अनुदेशन है इसमें भी वही है जो मैंने रेखीय और साखीय में पढ़ा था, वही फ्रेम है, वही चीज है। लेकिन इसमें यह है कि बालक उस पर
जो कंप्यूटर है उसमें अकेले की बजाय वो 3-4 कर सकते हैं। इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रयोग हो सकते हैं इसमें, और बच्चा इसे पढ़ सकता है, कैसे भी इसको कर सकता है और इसमें पुनर्वलन फीडबैक तुरंत मिल जाता है। इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं कि इसका उपयोग क्या है, उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसमें उपयोग क्या है इसका अपन देखते हैं अब इसका उपयोग। अभी हमारे हैं उपयोग के कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के उपयोग कि बालक इनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं और बालक में कौन से परिवर्तन होते हैं, बालक कैसे सीखता है। तो जो कंप्यूटर सहायता अनुदेशन है तो ये सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकास, मतलब बालक इसमें गलती करता है, गलती करने के बाद वो इसको कैसे सुधार करे, ये सारी चीज सोचता है कि सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकास कैसे कर सकता है। तो विद्यार्थी में सीखने की प्रक्रिया के प्रति जो ये विकास होता है तो स्वयं तथा समूह में बैठकर कंप्यूटर पर कार्य करते हुए पृष्ठपोषण प्राप्त करता है, अपनी गलतियों को सुधार कर सकता है। तो उसको जब अपनी गलती का पता लग रहा है बालक को कि मैंने इसमें मेरा उत्तर ही गलत है, मैंने इसमें गलत किया है, तो उसको खुद सुधार कर सकता है। तो इसमें जो सुधारात्मक बालक का दृष्टिकोण है खुद में सुधार करने का, तो इसके माध्यम से कर सकता है कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के माध्यम से। अब दूसरा है पारंपरिक शिक्षण विधियों की तुलना में विद्यार्थी अधिक अभिनव, मतलब जो पुरानी विधि थी जैसे समस्या समाधान है, खेल विधि है, पहले के पुराने प्राचीन में तो चलती थी व्याख्यान है, ये सारी है, लेकिन जो ये कंप्यूटर सहायक है तो उसमें खेल भी है, समस्या समाधान सारी विधि इसके अंदर आती है। तो जो कंप्यूटर के माध्यम से बच्चा क्या करता है कि अधिक सीखता है। जैसे व्याकरण उसमें एक तरफा वो होता था पहले, तो एक तरफा में क्या होता था बालक उसमें क्रिया नहीं कर पाता था, सक्रियता नहीं आती थी, उसमें अनुक्रिया नहीं होती थी, सिर्फ वो सुनता था और सुन के ही वो उसको सीखता था। लेकिन जो ये कंप्यूटर सहायता अनुदेशन है इसमें बालक क्या करता है कि जो शिक्षण विधि है, समस्या खेल है, किसी विधियां इसके अंदर ट्यूटोरियल है, अनुकरण है, वैसे काफी विधि है, तो जिसके माध्यम से बालक और अच्छे से सीखता है। और जो कंप्यूटर सहायता अनुदेशन है इसमें उसको फीडबैक तुरंत मिल रहा है, अपनी गलती में सुधार कर लेता है, तो सारे दृष्टिकोण आते हैं, तो विद्यार्थी इसमें अधिक सीखता है और ज्ञान भी स्थायी हो जाता है। और है मूल कौशल विकसित करना। मूल कौशल विकसित कैसे करता है, वो इसमें अभ्यास, मतलब अभ्यास करता है, पढ़ रहा है, देख रहा है, गलती हो रही है तो सुधार कर रहा है, और ज्ञान क्या होता है इसमें स्थायी हो जाता है, मतलब अभ्यास के द्वारा सीखता है और ज्ञान उसका स्थायी रहता है। अगला है ज्ञानेंद्रिय सक्रिय, मतलब बालक की इसमें क्या होता है दृश्य श्रव्य, ये होती है ना दृश्य और श्रव्य दोनों कार्य इसमें हो जाते हैं, किसमें कंप्यूटर अनुदेशन में, मतलब देखना सुनना ये दोनों कार्य वो उसमें कर सकता है, सामने देख रहा है सुन रहा है, तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं आँख कान नाक जो सिर है वो सक्रिय रहती है, और सक्रिय होकर ही और मस्तिष्क में पूरा काम करता है इसमें बिल्कुल सामने, और उसको इसमें क्या बोर नहीं होता, बच्चा इसमें अच्छे से पढ़ लेता है और वो देखता है, तो इसमें ज्ञान में सक्रियता होती है, तो एक भी उपयोग है। अब इसमें फीडबैक तुरंत मिल रहा है, पृष्ठपोषण मैंने बताया आपको कि जो अनुदेशन है इसमें गलती सुधार के लिए उसमें फिर से पता लग जाता है कि तो सही करा या नहीं करा, उसको पुनर्वलन मिल जाता है कि सही है गलत, और फिर बच्चा इसमें लास्ट में है मूल्यांकन, और बालक इसमें क्या करता है अपना मूल्यांकन कर लेता है। तो ये तो हुआ इस अनुदेशन का उपयोग। अब हम देखते हैं शिक्षा में इसका क्या उपयोग है अनुदेशन का। अब इसको देखते हैं, अपन ये सारी चीजें देख ली, कौशल हो गया, ज्ञानांधी हो गए, मूल्यांकन हो गया, फीडबैक हो गया, पुनर्वलन हो गया, तो ये तो हो गया उपयोग। अब हम देखेंगे शिक्षा में कंप्यूटर सहायता अनुदेशन का शिक्षा में उपयोग। अब इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, क्योंकि अपने अभी शिक्षा में उद्देश्य देखे थे इसके कि उद्देश्य कौन से है कौन से नहीं है। अब शिक्षा में शिक्षण तथा निर्देशन में, शिक्षण एवं निर्देशन में अब शिक्षण एवं निर्देशन में कैसे उपयोग है कंप्यूटर सहायता, क्योंकि मतलब शिक्षण मतलब इसके द्वारा जो होता है तो ये उपकरण के माध्यम से व्यक्तिगत अनुदेशन का उच्च उपकरण है। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक अलग अलग प्रकार के प्रारंभिक व्यवहार होते हैं, वे सभी एक ही विषय वस्तु को विभिन्न अनुदेशन सामग्री के मतलब से अध्ययन कर सकते हैं, मतलब सामग्री से विषय वस्तु जो है तो उसमें क्या कर सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं, मतलब एक ही उसमें बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो प्रारंभिक व्यवहार है उसके अनुसार कंप्यूटर निर्णय करता है कि उसे कौन सी अनुदेशन सामग्री प्रदान करनी है। तो जो शिक्षण कार्य है उसमें कंप्यूटर ही एक शिक्षक का कार्य करता है, उसको निर्देश देता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने जो परिवर्तन है जो पहले का ज्ञान है उसको आगे कैसे करना है, बच्चा जितना डालता है तो वो आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। तो शिक्षण और निर्देशन का कार्य करता है और शिक्षा में इसका बहुत उपयोग है। और ये व्यक्तिगत अनुदेशन का उच्च उपकरण है। क्या है ये व्यक्तिगत अनुदेशन का
का उच्च उपकरण, जानते हैं उपकरण तो है ही, हमको मालूम है कि लैपटॉप है ये, है ना। तो इसमें लेकिन व्यक्तिगत अनुदेशन का उच्च उपकरण है कि व्यक्ति इससे बहुत अच्छे से सीख सकता है, शिक्षण कार्य कर सकता है और निर्देशन भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा में इस अनुदेशन सामग्री भी प्रदान करता है। व्यवहारों के अनुसार जो प्रारंभिक व्यवहार है उसको नवीन व्यवहार में परिवर्तन करने का कार्य भी करता है। अब है अपन का दूसरा शोध कार्य है। अब शोध कार्य में कैसे रिसर्च, नई नई चीज, नई नवीन ज्ञान, कहते हैं ना शोध कार्य क्या होता है। तो जो शोध परिकल्पनाएं होती है तो उनकी पुष्टि तथा शोध के परिणामों की प्राप्ति हेतु आंकड़ों का विश्लेषण, है ना, करते हैं ना कॉलेज में और इनमें अपन क्या होता है, जो रिसर्च का काम होता है तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से गणना करनी होती है, इसमें जो डाटा वाटा इकट्ठा करना होता है तो वो सारी चीज क्लियर हो जाती है। इसमें अपन नए उपकरण ढूंढ सकते हैं, इसके लिए नई नई चीजें अपन को प्राप्त होती है कंप्यूटर में। तो इसके इतना सारे है शोध कार्य में कि अगर आपको इसमें कोई चीज चाहिए वो सारी चीज इसके माध्यम से मिल सकती है। और जो डाटा वगैरह का विश्लेषण करना होता है वो आसानी से किया जा सकता है। तो कंप्यूटर जो है जो आर्थिक रूप से उचित व तीव्र गति युक्त में सही गणना करने वाला उपकरण होता है। तो ये तो अपन जानते हैं कंप्यूटर से गणना की जाती है, इसके जो आंकड़े होते हैं वो सही होते हैं, इसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती, कोई चीज नहीं होती है। तो इसलिए शोध कार्य में ये बहुत अच्छा है, डाटा एनालिसिस के लिए, विश्लेषण करने के लिए, इनके लिए शोध कार्य में इसका बहुत उपयोग है। तो ये हो गया इसका कंप्यूटर साइंस शिक्षा में उपयोग, दो हो गए। अपन आगे बढ़ते यानी शिक्षण और निर्देशन हो गया, शोध कार्य हो गए, और तीसरा है परीक्षा पद्धति। उपयोग तो आप भी काफी जानते हैं, तो सभी इसका आज दैनिक जीवन में अब इनका प्रयोग काफी हो रहा है। तो परीक्षा पद्धति में प्रयोग मतलब परीक्षा पद्धति में कैसे ये बच्चों का अगर रिजल्ट तैयार करना है, पेपर तैयार करना है तो सारी चीज इसके माध्यम से हो सकती है। तो इसमें अपन कंप्यूटर के माध्यम से भी कार्य कर सकते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं और सही ढंग से पूर्ण कर सकते हैं, सारे कार्य इससे अपन कर सकते हैं। परीक्षा पद्धति मतलब ये है कि आजकल जानते हैं कितनी एग्जाम सब चीज ऑनलाइन होने लगी है, एग्जाम ऑनलाइन होती है तो उसमें पेपर आता है, स्टाफ होता है, अपन करते हैं और पूरा वो करते हैं। उसमें अपन कहीं कभी किसी किसी में तो ये है कि उसके आंकड़े भी आते हैं, तुमने क्या क्या करे क्या नहीं करा, सारी चीज अपन देख सकते हैं। मतलब इसमें अपन सारे कार्य कर सकते हैं, अपने क्या करना देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सारी कार्य हो जाते हैं। तो परीक्षा पद्धति में यही है कि इससे जो OMR शीट वगैरह होती है वो जल्दी रिजल्ट परिणाम हो किए जा सकते हैं, मूल्यांकन जल्दी हो सकता है, करे होगा। तो इसमें क्या समय की बचत सारी चीज भी होती है, तो इस वजह से ये बहुत ही उपयोगी है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर सहायता निर्देशन पे अपना, इसमें है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। तो ये अपन के सारे क्या है, ये है कंप्यूटर सहायता निर्देशन का शिक्षा में उपयोग। तो शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श तो ये क्या है, मतलब ये जो कंप्यूटर निर्देशन सहायक है तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, किसमें, शैक्षिक निर्देशन परामर्श में। कंप्यूटर के द्वारा विद्यार्थी के निदानात्मक शिक्षण के पश्चात ज्ञात कमजोरियों का उपचारात्मक अनुदेशन दिया जाता है। तो इसमें यह है कि इसमें कौन कौन से व्यवसायिक निर्देशन दिए जा सकते हैं, उनको आगे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारे निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इसमें जो कंप्यूटर सहायता निर्देशन है जो शैक्षिक निर्देशन और परामर्श का कार्य भी करता है कि बच्चा इसमें सीख सकता है उसको व्यवहारिक जीवन में क्या करना है, व्यवसायिक जीवन में क्या करना है। तो इसकी सहायता से उसको शैक्षिक निर्देश प्राप्त हो जाते हैं, निर्देश और परामर्श मिल जाते हैं। तो मतलब जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है इसका शिक्षा में बहुत उपयोग है। तो इन उपयोग से क्या होता है, ये चार तो हो गए, ये शिक्षा में उपयोग हो गए, अपन ने बालक के दैनिक जीवन के उपयोग देख लिए, इसके उद्देश्य देख लिए। अब ये सारी चीज देखने के बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर सहायता अनुदेशन है क्या है, इसकी पूरी प्रोसेस अपन ने समझी है। क्योंकि पहले हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, रेखीय और साखीय का पूरा अध्ययन कर लिया। अब इसमें क्या है, जो अब कंप्यूटर के माध्यम से अब तो आप सभी जानते हो कि कितनी क्रियाएं चल रही है, जो भी चीज हो रही है वो इसी के माध्यम से हो रही है, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन के माध्यम से। जो ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है ये भी इसी माध्यम से चल रहा है, क्योंकि इसके बिना सब चीज अधूरी है। तो लेकिन जो अब इसका जो इतिहास था, जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, तो शिक्षण मशीन किसने तैयार की थी, प्रेसी ने, मालूम है। लेकिन जो ये कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किया था वो क्राउडर ने किया था, क्योंकि वो जहाज पर एक सैनिक पोस्ट का कार्य करते थे। तो उनको तो ये सोचा था कि इनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने इसमें कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग किया।
उसमें कई टेस्ट वगैरह ऐसे थे जो किए उन्होंने इससे, और मतलब ये अनुक्रिया कैसे मिले, शैक्षिक निष्कर्ष कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस अनुदेशन का प्रयोग किया। तो इसके माध्यम से जो है तो अनुदेशन विद्यार्थी शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रित अनुक्रिया है जो शैक्षिक निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु की गई अंतरक्रिया से है। इसमें अनुदेशक को सहायता करता है कंप्यूटर, यह शिक्षण अथवा अधिगम दोनों में सहायता करता है। मतलब ये शिक्षण कार्य में और अधिगम सीखने और सिखाने दोनों कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, इसमें अपन ने इतनी सारी चीज देखी। अब इसमें कितनी सारी चीजें थी, तो विद्यार्थी में कितने परिवर्तन आए, विद्यार्थी ने क्या क्या चीज सीखी और विद्यार्थी की सहायता कैसे करी। अब इसमें एक चीज यही थी जो अपन ने पढ़ा था, इसमें अपन ने इसके उद्देश्य देखे थे, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, है ना। और अपन ने इसमें देखा था भी बालक के लिए उपयोगिता, विद्यार्थी के लिए मतलब सहायक अनुदेशन में उपयोग, किस प्रकार से ये अनुदेशन में कार्य, तो मतलब जो कार्य करते हैं किस प्रकार ये सहायता करती है, तो अनुदेशन के उपयोग देखे थे अपन ने। और अपन ने देखा था शिक्षा में उपयोग। ये 3 टॉपिक हमने देखे कि शिक्षा में उपयोग कैसे हुआ, निर्देशन में, परामर्श में, परीक्षा पद्धति में, शोध कार्य में। तो ये सारी चीज का शिक्षा में उपयोग है। तो जब तक, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशन पढ़ रहे हैं जो अभी कंप्यूटर अनुदेशन में, तो इसका उपयोग किसमें था, अपना पूरा जो भी पढ़े अपने वो शिक्षा में उपयोग। शिक्षा में उपयोग कैसे कि बालक कैसे सीखे, उसका ज्ञान स्थायी कैसे हो, वो इस कार्य प्रणाली को कैसे सीख सके, अपने दिमाग में कैसे बिठा सके और उसको अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाए। ये सारी चीजों मतलब इसका उद्देश्य यही था कि बालक में किस प्रकार से सुधार लाया जाए, उसका ज्ञान स्थायी कैसे बनाया जाए, उसको कैसे सिखाया जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर थी। मतलब इसमें यही था कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन हो, चाहे रेखीय हो, चाहे शाखीय हो, तो इसमें किस प्रकार से बालक का ज्ञान स्थायी बनाए। ये सारी समस्याएं होती है कि बालक को कैसे पढ़ाए, एक पाठ्य वस्तु को पूरे को पढ़ा दो, बालक को फिर याद ना रहे, वो नहीं रहे। तो इसमें इसका माध्यम ये रहता है छोटे छोटे फ्रेम बनाए जाए, उनमें से प्रश्न बनाए जाए, बालक को उन प्रश्नों में से, और प्रश्न का तरीका ऐसा सरल हो, यानी रिक्त स्थान वाले हो, वस्तुनिष्ठ हो, बहुविकल्पीय हो, और मतलब छोटे छोटे आंसर वाले हो, इस तरह के बनाए, लघु पद वाले हो। तो इस प्रकार से बनाया जाए जिससे कि बालक उनको बहुत अच्छे से सीख सके। तो इसी प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। अब इसके पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, किसका, अभिक्रमित अनुदेशन के रेखीय, शाखीय और उनका क्लियर कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से हम इतनी सारी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। अपन का ये अभिक्रमित अनुदेशन का जो टॉपिक है वो भी पूरा हो गया। तो हम इसमें रेखीय, शाखीय और चीज देख चुके और हमने अध्ययन कर लिया। तो हमने क्या पाया इसमें, जो अभिक्रमित अनुदेशन था तो इसमें यही था कि बालक इसमें क्या क्या करता है, तो छोटे छोटे पदों का जो पूरा है, छोटे पद सभी में छोटे पद हैं, चाहे वो शाखीय हो, रेखीय हो, चाहे वो कंप्यूटर सहायक हो, तो छोटे छोटे पदों का अध्ययन, ठीक है, या तो लिख सकते हो पदों में अध्ययन। और क्या था इसमें, स्वगति थी। ये पॉइंट अपन के इन सारे तीनों में यही पॉइंट आएंगे क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन पूरा है, तो उसमें सभी में ये पॉइंट लागू होते हैं कि ये सारी क्रिया सभी में होगी। क्रियाशीलता का, पुनर्वलन, पृष्ठ पोषण, तो ये पॉइंट सभी में थे। और ये जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें ये सारी चीज इसमें आती है, और जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो इसी के बीच घूमता है और बच्चा इससे बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि बच्चे को सीखने में बहुत सहायक है। बच्चा स्वगति से सीखता है, स्वयं अध्ययन करता है, स्वयं का मूल्यांकन कर लेता है, सारी क्रिया खुद करता है। तो अपन का ये पूरा टॉपिक जो अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकार के टाइप्स थे अपन के सिलेबस में जो 3 थे वो अपन पूरा क्लियर कर चुके हैं। और इनमें किस किस चीजों का अध्ययन किया, तो मतलब जो भी रेखीय, शाखीय हो चाहे कोई हो, तो उसमें यही था छोटे छोटे पदों का अध्ययन, पदों के माध्यम से बच्चे को सिखाना, उसकी गति से सिखाना, क्रियाशीलता होना और पुनर्वलन होना, और उसको फीडबैक कैसे मिले कैसे ना मिले, ये सारी क्रियाएं अपन की किसमें आ गई, अभिक्रमित अनुदेशन में। और किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, किस प्रकार से नहीं किया जाए, और ये सारी चीज फ्रेम के माध्यम से, पद के माध्यम से हम अध्ययन कर चुके हैं। और जो कंप्यूटर आधारित जो अपन ने पढ़ा है तो इसका अब तो ये मतलब इतना
वो हो चुका है कि इसमें बालक कोई भी चीज़ कहीं पे भी समस्या हो तो इसके माध्यम से सुलझा सकता है, खुद फीडबैक ढूंढ सकता है। सारी चीज़ कंप्यूटर में होती है, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कितना यूजफुल हो गया है आजकल, तो इसलिए सारी क्रिया इसमें कर सकते हैं। और अपने तीनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और आज के लिए अपना टॉपिक यहीं खत्म होता है। और इसी के साथ में अब अगला जो टॉपिक है अपना सेकेंड यूनिट का, उसका अध्ययन कल करेंगे। और आज अपना इतना हो गया, अभी तक कंडीशन पूर्ण हो गया, इसके तीनों टॉपिक्स अपन क्लियर कर चुके हैं। इसी के साथ धन्यवाद और यही पर टॉपिक खत्म होता है।